नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में आज बात करेंगे वक्फ के बाद में अब यूसीसी पर विचार की। क्या मोदी सरकार वक्फ में भी बड़ा फैसला लेने जा रही है? और इसके साथ ही बात होगी राहुल गांधी के विदेश में बयान की। इस बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल पर सियासत गर्म है। इसके अलावा बात करेंगे आगरा के बहाने जाति समीकरण की, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। और बात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के संदेश की। एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान का मंत्र आखिर क्या है? गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां पर लोगों को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा, जब राजनीति इकाइयां अलग रही होंगी तब भी धार्मिक इकाइयों पर प्रतिबंध का कोई दुस्साहस नहीं करता था। लखनऊ में सीएम योगी गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पूरा भारत आदिकाल से सांस्कृतिक इकाई के रूप में रहा है। जब राजनीति इकाइयां अलग रही होंगी तब भी धार्मिक इकाइयों पर प्रतिबंधन का कोई दुस्साहस नहीं करता था। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत आदिकाल से ही एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में रहा है। लेकिन जब राजनीतिक इकाइयां अलग अलग भी रही होंगी तब भी इन धार्मिक यात्राओं में कोई प्रतिबंध लगाने का कोई दुस्साहस नहीं करता था, क्योंकि ये भारत की सनातन आस्था के साथ जुड़ी हुई यात्राएं थी। ये आयोजन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर विस्तार ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर सीएम योगी के साथ दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या मोदी सरकार वक्फ से भी बड़ा फैसला लेने जा रही है? वक्फ से भी बड़ा, लेकिन क्या? राम मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक, वक्फ सब कुछ हो चुका है, तो अब मोदी सरकार का अगला प्लान क्या है? अगर सरकार से मिल रहे संकेतों को समझा जाए तो सरकार यूसीसी पर बहुत गंभीरता और तेजी से उसे लाने पर विचार कर रही है, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 2 बार यूसीसी को लेकर बड़े संकेत सामने आए। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड। क्या वक्फ कानून के बाद अब समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का नंबर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 2 बार यूसीसी को लेकर बड़े संकेत सामने आए हैं। पहले 14 अप्रैल को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के हिसार में एक सभा के दौरान यूसीसी को देश के लिए जरूरी बताया। तो वहीं ठीक एक हफ्ते के बाद बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें मोदी 3.0 की उपलब्धियों को बताया गया है। वीडियो में साफ संकेत दिए गए हैं कि मोदी सरकार का अगला कदम यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को भी जवाब दिया गया है जो कहते थे कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं होने की वजह से मोदी सरकार 3.0 काफी कमजोर होगी। मोदी सरकार 3.0 बड़े फैसले नहीं ले पाएगी और ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी, जिससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि मोदी सरकार का अगला कदम देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है। आप ये वीडियो देखिए। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि हम चुप बैठेंगे जब भी हमें मौका मिले सरकार का। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। This is not going to be a stable government. Everybody knows that. My mother raised me as a kindest and the sweetest person you'll ever met. But if you mess with me, then I will show you.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो चौंकाने वाले फैसले करते हैं। तो क्या 14 अप्रैल 2024 को पीएम मोदी ने हरियाणा के हिसार में सभा को संबोधित करते हुए यूसीसी को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जो हमला बोला उसे एक संकेत माना जाना चाहिए? संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। बीजेपी ने लोगों के सामने अपने 3 बड़े एजेंडे रखे थे, जिसमें से जम्मू कश्मीर से धारा 370 को 2019 में बीजेपी ने पूरा किया था। दूसरा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जिसे 2024 में बीजेपी ने पूरा किया। और अब बारी है तीसरे एजेंडे की, समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी को रामजीलाल सुमन नाम का ऐसा नायाब हीरा मिल गया है, जिसके सहारे समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी नई पारी खेलना चाहती है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार रामजीलाल सुमन का बचाव कर रही है, इससे स्पष्ट है ये संग्राम अभी जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जातीय समीकरण को सेट करने की तैयारी कर रहा है। शायद सपा के इसी मिशन के लिए रामजीलाल सुमन नाम का ऐसा नायाब हीरा मिल गया है, जिसके चलते सपा 2027 की समीकरण सेट करने लगी है। हालांकि सपा जाति की राजनीति से इनकार कर रही है। गैर बराबरी जो इस समाज में स्थापित थी सदियों से, उस गैर बराबरी को खत्म कर कर आपस में भाईचारा और समता की बात समाजवाद कहता है। तो ये आरोप बिल्कुल गलत है कि समाजवादी पार्टी कोई जातीय राजनीति कर रही है। अगर दलितों की अस्मिता पे, दलितों के सांसद पे अगर इस तरह का कोई बयान आएगा, कोई लोग धमकी देंगे, तो समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ेगी। समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले पर चलकर दलित वोट बैंक को साध रही है। अजय राय का कहना है कि कांग्रेस हमेशा दलितों के साथ रही है। कांग्रेस लगातार दलितों के साथ खड़ी रही है। आज नहीं, शुरू से उठाकर आप देख लेंगे, कोई नई बात नहीं हमारे लिए। जगजीवन राम जी से लेकर और उनकी पुत्री से लेकर मीरा कुमार जी से सबको हमने सम्मान दिया है। उत्तर प्रदेश से लेकर हर जगह दलित हमारे साथ खड़ा है, दलित हमारे साथ आ रहा है। सपा को 2024 के नतीजों जैसा 2027 की आस लग रही है, इसलिए सपा जातीय समीकरण की तैयारी में है। एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं और चूंकि इस समय पीडीए को लेके लोकसभा चुनाव में सपा को फायदा हुआ था, कांग्रेस को भी उसका बेनिफिट मिला, तो अखिलेश इसी मुद्दे को ज्यादा आक्रामक तरीके से जनता के बीच ले जा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी को इस रणनीति का कितना फायदा होगा, ये वक्त ही बताएगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस बार नया प्रयोग दलित वोट बैंक पर कर रहा है, यानी रामजीलाल सुमन को मुख्य भूमिका में रखते हुए समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में जाना चाहती है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस ने यूपी में अपने कदमों को बढ़ा लिया है। मोहन भागवत लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं और इसी बीच अलीगढ़ में मोहन भागवत ने एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान का मंत्र दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। मोहन भागवत पिछले 10 दिनों से यूपी के दौरे पर हैं, तो वहीं दत्तात्रेय होश बोले भी लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। अलीगढ़ में मोहन भागवत ने कहा कि समाज समरसता को मूर्त रूप देने के लिए एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान का सिद्धांत होना चाहिए। आरएसएस प्रमुख के बयान पर मंत्री असीम अरुण ने कहा कि खुशी है कि समय सीमा निश्चित हो। काम इस पे भारतीय जनता पार्टी विचार परिवार लंबे समय से कर रहा है, लेकिन अब मुझे इस बात की बहुत खुशी है, संतुष्टि है। आदरणीय मोहन भागवत जी ने ये भी कहा कि ऐसे नहीं, इसकी समय सीमा निश्चित हो कि कब तक हम समानता समाज में ले आएंगे। फिलहाल देखना होगा कि यूपी चुनाव से पहले आरएसएस जो जमीन तैयार कर रही है, वो पीडीए की काट निकालने में कितनी कारगर होती है। आरएसएस की सधी हुई रणनीति है कि जातियों में बटे हिंदू समाज को लामबंद करना है। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आरएसएस के जो चीफ मोहन भागवत हैं और दत्तात्रेय सरकारेवा
दोनों के बयान हिंदुओं को एकजुट करने के लिए जो सामने आ रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा होता नजर आ रहा है। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। विदेश में राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, जिसके बाद में सियासत हाई हो गई। और इस बार राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम का जिक्र किया तो बीजेपी ने पलटवार भी किया है। रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है। बोस्टन में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव का हवाला देते हुए कहा है कि चुनाव आयोग कंप्रोमाइज्ड थी। Very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. विदेश में चुनाव आयोग को लेकर दिए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को देशद्रोही बताते हुए कहा कि राहुल गांधी दशकों से भारत को नीचा दिखाते हैं। विदेश में भारत का अपमान उनकी आदत है। आज वो विदेश की भूमि में जाकर भारत और भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। जब यूएस के उपराष्ट्रपति भारत में है, उस समय यूएस की भूमि में जाकर भारत को अपमानित और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कहना, यह आदत ऐसी ही है कांग्रेस पार्टी। फिलहाल देश की सियासत में एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा गर्म होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी और बीजेपी में चुनाव परिणाम को लेकर घमासान मच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर अभी भी देश में सियासत हाई है। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण मिलती है, रोहिंग्या मुसलमानों को शरण मिलती है, फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते हैं और धार्मिक आधार पर राज्य में हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम वहां पे किया जाता है। रामनवमी के जुलूसों पर पथराव किए जाते हैं, गोली चलाने, आगजनी की घटनाएं होती हैं। मंदिर में जाने पर या हिंदू उत्सव मनाने पर वहां पर एक तरह से रोक टोक के लगते हैं। और यही नहीं, जब वक्फ बिल पास होता है तो उसके बाद जानबूझकर वहां पर ऐसा वातावरण बनाया जाता है जहां पर हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़े अपने ही देश में। देश में मालूम है कि हिंसा में शामिल कौन है, संख्या किसकी वहाँ अधिक है, वहाँ बहुसंख्यक हैं लोग। आज के दिन में औरंगजेब को अगर आदर्श बनाएंगे तो निश्चित रूप से लोग आक्रोश में आएंगे। फिर से आप चाहते हैं कि औरंगजेब को तो भगा दिया हमारे लोगों ने, मुगलों को भगा दिया, फिर मुगलों को ही आदर्श मानकर लोगों पर राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से आक्रोश आएगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी कार्यक्रम चला रही है। ये कार्यक्रम यूपी के जिलों में चलाए जा रहे हैं। कानपुर, प्रयागराज और आजमगढ़ में बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे गिना रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यूपी के जिलों में बीजेपी कार्यक्रम चला रही है। कानपुर में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल समेत तमाम नेताओं ने शिरकत की। और इस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ना है हम सब लोगों को मिलकर। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज देश की ये महती आवश्यकता है कि हम सब लोगों को इस महती आवश्यकता को समझकर और इसमें आगे बढ़ना है। इसके लिए जन जागरण करना है, लोगों को समझाना है कि हमारे लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए, देश के उत्थान के लिए, विकास के लिए एक राष्ट्र में एक चुनाव होना क्यों आवश्यक है। वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इसमें क्या हमारे सुझाव हैं। देश की सभी जनता, सभी लोग अभी उस जेपीसी को अपने सजेशन दे सकते हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में बैठे हुए लोग भी, जब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में वो कमेटी आएगी तो उस कमेटी को आप भी सुझाव दें। कानपुर के अलावा प्रयागराज और आजमगढ़ में भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुए। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर कानपुर की है, दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है।
तीसरी तस्वीर आजमगढ़ की है। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी पूरे यूपी में अभियान चला रही है। इसी कड़ी में अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों तक वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे गिनाए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रयागराज में बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से हिंसा में कमी आएगी। तो आजमगढ़ में विधायक केतकी सिंह ने कहा है कि देश के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव जरूरी है। राष्ट्र एक चुनाव का उद्देश्य यही है कि जो समय की बर्बादी होती है, पैसे की बर्बादी होती है, कई बार हिंसा भी हो जाती है, कई बार झगड़े भी होते हैं, सबको रोकने के लिए अगर हम एक राष्ट्र एक चुनाव करेंगे तो सबकी सहमति इस पर होनी चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए जिससे मेन पावर कम खर्च होगी। जितने कर्मचारी अधिकारी चुनाव में लगते हैं उन्हें जो उनके कार्य उन्हें कार्य करने का अवसर मिलेगा। इस तरह के चुनाव जो हर साल जो देश चुनाव झेलता हो वो देश विकास नहीं कर सकता, असंभव है उसका विकास करना। और हम बात कर रहे हैं विकसित देश की, विकसित देश बनने की, तो उसके लिए सर्वप्रथम तो हमें ये जो चुनाव पर अतिरिक्त व्यय हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। बलात्कार की घटना को छोटी मोटी घटना बताया है और इसी मुद्दे पर बीजेपी सपा को घेर रही है और अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। दलित बच्ची से रेप के मामले पर उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा मामला नहीं है। क्या आप बच्चों जैसी बातें करते हैं? कल वहाँ हम मिलने आए थे, आज हम आए हैं, पार्टी के महामंत्री हमारे पार्टी के सभी साथी हैं। इतना बड़ा मामला नहीं है। इस परिवार की जो मदद हमसे हो सकती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवश्यकता नहीं है। इस परिवार की जो मदद हो सकती है हम जरूर मदद करेंगे और हमने कह दिया है कि परिवार के लोग हमारे संपर्क में रहें, जो अधिक से अधिक मदद हम कर सकते हैं जरूर करेंगे। अब रामजी लाल सुमन के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है और सपा को दलितों पर अत्याचारों वाली पार्टी बताया है। रामजी लाल सुमन जी बड़े पुराने नेता हैं और मैं समझता हूँ वो जो भी कहते हैं सोच समझ के कहते होंगे, लेकिन जो उन्होंने लोकसभा में कहा, जो अब वो कह रहे हैं, ये मन में बड़ा संशय पैदा करता है। और उधर इंद्रजीत सरोज जी भी कुछ सुरताल मिला करके इसी तरह की बातें बोल रही हैं। ये सारी बातें बंटवारा पैदा करने वाली हैं, मन में डर पैदा करने वाली हैं। समाजवादी पार्टी का हमेशा से सोचना ये रहा है कि दूध में नींबू डालो, बंटवारा पैदा करो, दो फाड़ करो और उसका राजनीतिक फायदा उठाओ। मेरा अनुरोध होगा सपा के सभी लोगों से इस प्रकरण में रामजी लाल सुमन जी से कि ऐसे बयानबाजी से बचें और बेहतर समाज की संरचना के लिए हम लोग मिलकर के काम करें। ऐसे संवेदनशील मामलों पे सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि संवेदनशीलता के साथ जो है वो उस पर जो है वो सोचना चाहिए। और कभी भी इस तरह के जो मामलों पर जो लोग सियासत करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, वो ठीक नहीं। दरअसल एसपी सांसद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव भी परिवार से मिलने आएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा मामला नहीं है। इससे पहले राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर रामजी लाल सुमन सुर्खियों में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या अब की बार सोना 1 लाख के पार होगा? ये सवाल तब सामने आया जब गोल्ड की कीमत सारे रिकॉर्ड तोड़कर 96,000 के पार पहुंच चुकी है। तो आखिर क्यों बढ़ रहे हैं सोने के दाम और कहां जाकर रुकेगा सोने का भाव, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गोल्ड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अब की बार सोना 1 लाख पार। कहां रुकेगा सोने का भाव? देश में इन दिनों शादियों का सीजन है और इस सीजन में लोग सोने की सबसे ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं।
लेकिन जब सोने के भाव सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। ये सोना जितना लोगों की शोभा बढ़ाता है, दिन पर दिन उसके भाव आसमान छूते जा रहे हैं और आज सोने के भाव 96,670 रुपए पहुंच गया है। साल 2024 के दिसंबर महीने की बात करें तो सोने की कीमत 76,162 रुपए थी और कुछ महीने बाद ही ये कीमत करीब 1 लाख रुपए पहुंच गई है। मतलब कि अप्रैल महीने तक सोना 20,508 रुपए तक महंगा हो चुका है। ये कुछ भी बड़ा हुआ तो हमने 9,000 रुपए से भी खरीदा 2007 में, उसके बाद बढ़ता जा रहा था, वो जरूरत हो तो खरीदना ही पड़ता है, इसमें ब्याज सा दिए थे। अंतर तो बहुत हो गया है। पहले क्या साल में 1-2 बार परचेसिंग कर लिया करते थे इन्वेस्ट के हिसाब से, अब साल में 1-आध बार ही कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट मैंने 5,000 से लेना शुरू किया था तो 90 के समथिंग हो गया है, तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। बजट पर बहुत गहरा असर है और जिस व्यक्ति को 100 ग्राम खरीदना चाहिए वो 50 ग्राम या 60 ग्राम पे ही उसको विराम दे रहा है और गोल्ड रेट घटना चाहिए। और अब आपको बताते हैं अगर आप सोने की खरीदारी करने जाते हैं तो आपको किस कैरेट पर आपको कितने रुपए चुकाने होंगे। अगर आप 24 कैरेट का सोना खरीदते हैं तो इसके लिए आपको 96,670 रुपए चुकाने होंगे। इसी तरह अगर आप 22 कैरेट सोने की खरीद करते हैं तो आपको इसके लिए 88,550 रुपए चुकाने होंगे और अगर आप 18 कैरेट का सोना खरीदते हैं तो आपको 72,503 रुपए चुकाने होंगे। कुल मिलाकर जितनी ज्यादा शुद्धता उतनी भारी भरकम आपको सोने की कीमत चुकानी होगी। इस खबर ने उन परिवारों को काफी परेशान कर दिया है जिनके घरों में शादी की शहनाई बजने वाली है। इस सोने के बढ़ते भाव के बीच हर किसी के मन में एक ही सवाल है, आखिर कब आसमान छूते सोने के भाव कम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से मुलाकात की। अपने तीनों बच्चों और पत्नी के साथ जेडी वेंस पीएम मोदी के सरकारी आवास पर पहुंचे थे और उनसे मुलाकात की है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति का गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया है। जेडी वेंस ने पीएम मोदी से काफी देर तक बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने सरकारी आवास में भी जेडी वेंस और उनके परिवार को घुमाया। प्रधानमंत्री आवास में पले मोर का भी दीदार कराया। पीएम आवास में आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बच्चों को भी प्रधानमंत्री मोदी प्यार दुलार करते नजर आए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति को आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ। ये बहुत ही गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई है पूरी फैमिली के साथ पीएम की, और छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं आप उनके साथ। और जैसा कि आपने पहले भी बाल प्रेम देखा है प्रधानमंत्री का, उनको भी प्यार दुलार करते प्रधानमंत्री नजर आए हैं। तीनों बच्चों के साथ और पत्नी के साथ जेडी वेंस पहुंचे थे पीएम आवास। वहां पर पूरे प्रेमिसेस को दिखाया है प्रधानमंत्री ने। वहां पर जो मोर आते हैं उनका भी दीदार बच्चों को कराते नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस वीडियो को प्रधानमंत्री के ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए नजर आए। काफी देर तक बातचीत भी की और साथ ही तीनों बच्चों को दुलार करते हुए भी पीएम की तस्वीरें सामने आई। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।